हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर 4 आह्वान। ये जो हिंदी का चैप्टर 4 है ये कविता है जिसका टाइटल है आह्वान, जो NIOS क्लास 10th का चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। संसार में जो भी उपलब्धियां हैं वह सबके पीछे एक ही चीज़ दिखाई देती है, वह है पुरुषार्थ या परिश्रम या मेहनत। इसमें कुछ टफ वर्ड के मीनिंग्स को देख लेते हैं, एक मिनट। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। संसार में जो भी उपलब्धियां हैं वह उसके पीछे एक ही चीज़ दिखाई देती है, वह है पुरुषार्थ, परिश्रम, मेहनत। यानी कि मेहनत और टारगेट होना इसमें ज़रूरी है। आज कृषि, चिकित्सा, विज्ञान आदि के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है वह पुरुषार्थ का बिना भला कैसे संभव हो सकती थी। इनोवेशन के बिना और परिश्रम के बिना कैसे संभव हो सकती थी। क्या आलसी व्यक्ति यह सब कर सकते थे? नहीं। आप 10वीं कक्षा पास करना चाहते हैं, क्या आपके आलस्य से काम से बन पाएगा? मात्र भाग्य के भरोसे बैठे रहना, परिश्रम ना करना ना बुद्धिमानता है और ना ही सफलता पाने का ज़रिया। ये सब चीज़ें होनी चाहिए कि इंसान के पास में रिसोर्सेज भी होने चाहिए और टारगेट भी होना चाहिए और एम भी होना चाहिए। भाग्यवता तो व्यक्ति को आलसी बना देती है। मीन्स के जो फेट के ऊपर, किस्मत के ऊपर डिपेंड रहते हैं वो आलसी बन जाते हैं। यह प्रगति की शुरुआत होता है। तुलसीदास जी ने कहा है, सफल पादर्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो आलस्य छोड़ो और कर्महीनता त्यागो और इसी तरह कठोपनिषद में ही कहा गया उत्तेजित जागृत प्रव्यय विनामृष बात, अर्थात उठो, जागो और सर्वश्रेष्ठम का प्राप्त कर उन्हें जानो। प्रस्तुत कविता का स्वर भी ऐसा ही है। इस कविता के पढ़ने का उद्देश्य कर्म और परिश्रम के संबंध की व्याख्या कर सकेंगे। जीवन में उन्नति और प्रगति के लिए पुरुषार्थ का महत्व का स्पष्ट कर सकेंगे। राष्ट्र के विकास के लिए एकता और भाईचारे का महत्व का उल्लेख कर सकेंगे। भाग्यवाद मनुष्य को कर्मठ बना देता है कथन की व्याख्या कर सकेंगे। रूपक और दृष्टांत अलंकारों को पहचान कर उनका प्रयोग कर सकेंगे। कविता की पंक्तियों का अपने शब्दों के अनुसारणकूल प्रयोग कर सकेंगे। कविता के भाव सौंदर्य की सराहना कर सकेंगे। कविता की भाषा पर टिप्पणी कर सकेंगे। मूल पाठ। आइए पहले इन निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। हाशिए पर कठिन शब्दों के अर्थ दिए जा रहे हैं। इसमें जो कठिन शब्द होंगे, व्यर्थ होगा, आगे बढ़ना होगा, पहले करना यानी कि ऊंचा चढ़ना, अपनी क्षमता, भावना, इच्छा, पुरुषार्थ, कर्म और कौशल, पाठ पढ़ना, आचरण करना, ग्रास, निवाला और कौर और टुकड़ा, उद्यम, परिश्रम, मेहनत और प्रयास, पीछे पड़े, पिछड़ गए, कर्म तेल, कर्म रूपी तेल, विधि दीप, भाग्य रूपी दीपक, देव, विदिता, भाग्य, सांचा, मूर्तियां बनाने का खांचा या फरमा। इसको पढ़ लेते हैं। बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो, ऊंचे चढ़ो। ये भाग्य की भावना अब पाठ पौरुष को पढ़ो। है सामने का ग्रास भी सुख में स्वयं जाता नहीं। हाँ, ध्यान उद्यम तो का तुम्हें तो भी कभी ज्ञात आता नहीं।
जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए, अब बढ़ रहे। पीछे पड़े तुम देव के सिर, दोष अपना मढ़ रहे। पर करम तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं। है देव क्या सोचो, बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। आओ मिले सब देश बांधा भार बनकर, देश के साधक बने सब प्रेम के सुख शांतिमय उद्देश्य के। क्या सांप्रदायिक भेद से ही ऐक्य मिट सकता हो। बनती नहीं एक माला विधिता सुनने की कहो। अंश 1 को समझते हैं। ध्यान दें कि यह कविता सन 1912 के आसपास तब लिखी गई थी जब हमारा देश गुलाम था। अपने आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ा होगा कि किस तरह सन 1857 के स्वाधीनता संघर्ष में अंग्रेज़ों ने भारत के लोगों को क्रूरतापूर्वक दमन किया था। अंग्रेज़ों ने अपने यहाँ मिलों में बनी विदेशी वस्तुओं से भारतीय बाजार को भरकर देशी कारीगरों में बेरोजगार बना दिया गया। यह दमन निरंतर जारी रहा। कवि का परिचय सहीम और डरी हुई जनता से हुआ। कवि को आशंका थी कि ऐसी स्थिति में देश की जनता निराश होकर भाग्यवादी न बन जाए, अर्थात भाग्य के भरोसे न बैठ जाए। इस कविता के माध्यम से वह देश के जनता को जागृत कर्म और संघर्ष की प्रेरणा देता है। ये भारतवासियों के निरर्थक आर्थक बेकार क्यों बैठे हो। अगर अपने दुखों से मुक्ति पाना चाहते हो तो उठो और सफलता की चोटी छूने के लिए चल पड़ो। सफलता पाने का अर्थात जीवन में कुछ सार्थक या अच्छा काम करने के लिए चलना ही पड़ता है, परिश्रम करना ही पड़ता है। अब भाग्य के बदलने या परिस्थिति सुधारने की परीक्षा में बैठे रहना छोड़ो। केवल कर्म या पुरुषार्थ के मार्ग पर चलो, क्योंकि परिस्थितियां अपने आप नहीं बदल सकती, उन्हें मनुष्य अपने उद्यम से बदलता है। भारतीयों के मन में फैली हुई निराशा और आलसीपन को देखकर कवि को दुख होता है। देशवासियों का उद्बोधन करते हुए कवि एक उदाहरण देते हुए कहता है कि तुम जानते हो कि सामने रखा निवाला भी अपने आप मुंह में नहीं जाता, उसके लिए भी प्रयास करना पड़ता है, यानी हाथ बढ़ाकर उसे उठाना होता है। कवि खेद प्रकट करते हुए कहता है कि यह सब जानते हुए भी हम दुख से मुक्त होने के लिए उद्यम नहीं करते। ये आवश्यक है कि हम समस्त देशवासी निराश के अंधकार से बाहर निकलें और सुस्ती को जकड़कर तोड़ फेंकें और देश की दशा सुधारने के लिए हर संभव प्रयत्न में जुट जाएं। इस भाव से संबंधित सांस्कृतिक ही एक कहावत है, उद्यम ही सिद्धांत कार्याणी के मनोरथ अर्थात उद्यम या प्रयास करने से ही किसी कार्य में सफलता मिलती है, केवल इच्छा रखने या सपने देखने से नहीं। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता की इस पंक्ति को भी देखिए। खम ठोक ठहलता और जब नर पर्वत पर जाते पांव उखड़, अर्थात मनुष्य जब दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ता है तो पहाड़ के पांव भी उखड़ जाते हैं, यानी हिम्मत के बल पर वह पहाड़ पर भी विजय प्राप्त कर सकती है। हम जिस विकास के चरण पर आज पहुँचे हैं उसके लिए हमारे पूर्वजों ने पहाड़ को काटकर रास्ते बनाने जैसा असंभव कार्य कर दिखाया। इस बात से यही सिद्ध होता है कि कठिनाई पर विजय पाने पर बस एक ही उपाय
है कि वह आलस्य छोड़कर प्रयास का परिश्रम में जुट जाना। आलस्य तो शरीर के भीतर छुपा हुआ शत्रु है। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। इस कविता को पढ़ते हुए इसकी भाषा पर आपका ध्यान ज़रूर गया होगा। इस अंश में दो प्रयोग अपने सामान्य अर्थ से कुछ भिन्न अर्थ दे रहे हैं। वे आगे बढ़ना और ऊंचा चढ़ना। इनके प्रयोग में अभिव्यक्ति की विशेष अर्थ सौंदर्य आ गया। आगे बढ़ो और ऊंचे चढ़ो का प्रयोग हमेशा इस अर्थ में नहीं होता, जैसे कि किसी व्यक्ति से आप जल्दी चलने और पहले करने या आगे चलने के लिए कह सकते हो आगे बढ़ो। आप किसी लाइन में खड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं, आगे लगे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आपसे आगे वाला वहीं खड़ा है तो आप उससे कह सकते हैं कि आगे बढ़िए या आगे बढ़ो। इसी प्रकार ऊंचे चढ़ो और प्रयोग भी ऊपर चढ़ने के सामान्य अर्थ में हो सकता है। कविता में आगे बढ़ो और ऊंचे चढ़ो का प्रयोग पहल करने, विकास करने या प्रगति करने के में अर्थ में हुआ है। कविता में कभी कभी किसी अर्थ को पाठक या श्रोता तक पहुंचाने के लिए कुछ दृष्टांतों अथवा उदाहरणों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि पंक्तियां में यह बात कही गई है कि कोई भी वस्तु बिना प्रयास के पर्याप्त नहीं होती। फिर एक दृष्टांत दिया गया कि खाने के लिए निवाले को मुंह में रखने के लिए भी प्रयास करना पड़ता है। यह दृष्टांत अलंकार है। इस कवय्य का हास, खेद अथवा दुख प्रकट करने के लिए आया है। यह विसंबंधियों ये शब्द है हर्ष, शोक, खेद, कष्ट आदि का प्रकट करने के लिए हिंदी में उनके शब्द हैं, जैसे आहा, आहा, शाबाश आदि। जब यह कविता लिखी गई थी तो देश में सावधानता आंदोलन जोरों पर था और देशभक्त इन पंक्तियों को गाते हुए सत्याग्रह में के जुलूस एंड प्रभाते फेरियों में भाग लेते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन पंक्तियों में एक ऐसा ओज और प्रवाह है जो निराशा में डूबे हुए व्यक्ति के मन में भी जो जोश और उत्साह भर देता है। ऐसी भाषा को ओजपूर्ण भाषा कहा जाता है। आज इस वीडियो में इतना ही, जितना इसमें हमने इसका एक अंश कंप्लीट किया है, जो हिंदी चैप्टर है NIOS का हिंदी का चैप्टर है 4 आवाहन। तो इसका हमने पहला अंश कंप्लीट किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।